Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to begin with new topic that is dividend theories. तो आज हम देखने वाले हैं डिविडेंड थ्योरीज क्या हैं, जहाँ पर हम मोस्टली डिस्कस करेंगे वॉल्टर मॉडल, गार्डन मॉडल एंड एमएम थ्योरी. सो लेट्स सी. तो अगर हम बात करें डिविडेंड थ्योरीज की, है ना, तो देखो कोई भी कंपनी होती है वो प्रॉफिट अर्न करती है. अब उस प्रॉफिट को कितना परसेंट कंपनी अपने पास रखना चाहती है और कितना रिटेन करना चाहती है और कितना वो अपने शेयर होल्डर्स को से देने वाली है ना. तो वही, या पे आउट बोलते हैं इसको हम, पे आउट रेशियो, कितना पे आउट मतलब देना चाहती है. तो ये सब हमें डिसीजन लेने होते हैं. ओके, अब एक स्लाइड आगे मूव करके तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो डिविडेंड कंपनी देती है या नहीं देती है, तो उससे हमारे जो करंट प्राइस ऑफ द शेयर है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक है. सो डिविडेंड थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ कंपनी वैल्यू इज influenced by management decision regarding the distribution of profit as dividend. These theories examine whether dividend payments, their frequencies and amount distributed each year affect the market value of the firm. सो डिविडेंड में यही है कि आपके पास प्रॉफिट है, कंपनी उसको कितना अपने पास फ्यूचर ग्रोथ के लिए रखना चाहती है और कितना पे आउट करना चाहती है. और ये पे आउट अगर कंपनी कर रही है तो इससे कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है, इससे कंपनी के ओवरऑल वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं. तो उसी के लिए जब डिविडेंड थ्योरी बनाई गई तो एक था रिलेवेंस, जहाँ पे बताया गया कि हाँ, अगर आप डिविडेंड पे करते हैं तो कंपनी के जो ओवरऑल वैल्यू है उस पर फ़र्क पड़ता है. और एक और थ्योरी डेवलप हुई इरिलेवेंस की, जहाँ पर बोला गया कि आप डिविडेंड पे करें या ना करें उससे कंपनी के शेयर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर अल्टीमेटली ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचता है. उन्हें अल्टीमेटली कंपनी किस तरीके से डिसीजन ले रही है उसके बारे में कंपनी के शेयर पर फ़र्क पड़ता है ना. तो इस तरीके से दो अप्रोच डेवलप हुई. तो पहली अप्रोच थी डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी. So according to these theory, dividend decision do affect the value of company. कि आप किस तरीके से डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, उससे आपके शेयर की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है. ठीक है. तो दे आर्ग्यू दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द पैटर्न ऑफ डिविडेंड पेमेंट कैन इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टर परसेप्शन, प्राइस, शेयर एंड ओवरऑल फर्म वैल्यू. तो इसको सपोर्ट करते हुए दो लोगों ने अपनी मॉडल बनाए. कौन कौन से? पहला था वॉल्टर मॉडल और सेकंड इज गार्डन मॉडल. और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना. और छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ से मोस्टली वो पूछते हैं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछते हैं. तो आपको इसका फार्मूला मतलब फार्मूला बेस्ड होता है, बिल्कुल आपको वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर आपको मिल जाता है. बस आपको फार्मूले याद रखने होते हैं. दूसरा था डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी. यहाँ पे क्या था कि दीज थ्योरी स्टेट दैट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, की फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है या डिस्ट्रीब्यूशन है उससे. अकॉर्डिंग टू द व्यू अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द वैल्यू ऑफ कंपनी इज डिटरमाइंड बाय इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड लर्निंग कैपेसिटी, नॉट बाय हाउ प्रॉफिट आर स्प्लिट बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग. सो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए एक मोदिगिलानी एंड मिलर एमएम हाइपोथेसिस बोलते हैं हम इसको, इन्होंने एक थ्योरी दी अपनी, है ना. इनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्टडी करते हुए. तो वहाँ भी इन्होंने एक इररिलेवेंस और रिलेवेंस थ्योरी दी थी, और यहाँ पे भी इनकी एक थ्योरी है. तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि हमने दो तीन जगह इनको पढ़ा होता है, तो कहाँ पे कौन सी थ्योरी पढ़ी है. तो इनकी थ्योरी है, इसको थोड़ा पकड़ के चलना है ना, समझ के चलना. सो पहली थ्योरी देख लेते हैं हम रिलेवेंस में. तो रिलेवेंस में वाली पहली थ्योरी है वॉल्टर थ्योरी ऑन डिविडेंड पॉलिसी, कि आपके जो डिविडेंड पॉलिसी है उससे आपकी जो डिविडेंड आप पे करते हैं उससे आपकी ओवरऑल कंपनी की वैल्यू है या शेयर का प्राइस है वो इफेक्ट होता है. सो वॉल्टर मॉडल सपोर्ट द डिविडेंड रिलेवेंस कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कंपनी डिविडेंड डिसीजन हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मार्केट वैल्यू एंड दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन थ्रू द मैथमेटिकल फार्मूला. और उन्होंने एक फार्मूला भी दिया बाद में जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपका जो डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, सॉरी, वो
आपके करंट मार्केट में जो आपका शेयर है उस पर किस तरीके से चेंज लेकर आएगा। इस तरीके के कुछ क्रक्स हैं वो देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो मोटे मोटे तौर पर आपके जो शेयर के प्राइस होते हैं वो डिपेंड करते हैं किन बातों पे, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि आप कितना डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, एंड इन्होंने लिंक किया उसको किसके साथ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, कि आपके पास आपको कैपिटल लगेगा उसका खर्चा क्या है और कितना आप अर्न करने वाले हैं। इन दो बातों पर मुख्य तौर पर आपके जो शेयर के प्राइस हैं वो डिपेंड करेंगे। सो इन्होंने कुछ अजम्पशन बताए, जैसे कि इंटरनल फाइनेंसिंग ओनली, इंटरनल फाइनेंसिंग होनी चाहिए, आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और रेट ऑफ रिटर्न है वो उस पीरियड के लिए कांस्टेंट रहेंगे, आपकी जो अर्निंग पर शेयर है एंड डिविडेंड पर शेयर है वो भी कांस्टेंट रहेंगे, आप उन्हें एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम करके चलेंगे। दीज वैल्यू में डिफर अक्रॉस द फर्म बट आर अज्यूम कांस्टेंट फॉर वैल्यूएशन, है ना। और आपका बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है कि सब लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन इक्वली अवेलेबल है, किसी के पास कम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सबको अवेलेबल है। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजिशन कॉस्ट एंड नो डिविडेंड टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, जब आप शेयर फ्लोट कर रहे हैं वो बिल्कुल आप कॉस्ट फ्री कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, उनको कोई कॉस्ट नहीं, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सब उन्होंने बता दिया है पहले ही। ओनली इक्विटी फाइनेंसिंग, कोई भी डेट फाइनेंसिंग आप यहाँ पर नहीं करेगा। फर्म ओनली यूज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिवर्स, नो प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर एग्जिस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ये इनके कुछ एजम्पशंस हैं जहाँ पे आपको ओनली इक्विटी फाइनेंसिंग एंड ओनली इंटरनल रिटेन अर्निंग आपको रखनी है। ये दो इम्पोर्टेंट आपके कह सकते हैं पॉइंट है, और एक कांस्टेंट आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से मतलब मैच द फॉलोइंग में, या फिर 1 2 3 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा उनका अजम्पशन नहीं है वो पूछ लेते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि इन्होंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करते हुए इन्होंने बताया कि कब कितना डिविडेंड पे करना चाहिए, है ना। तो इन्होंने 3 फेज में उसे कैटेगराइज किया। पहला इन्होंने बताया ग्रोथ फेज, अगर कंपनी की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उस केस में आप डिविडेंड 0 देंगे, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट आप 0 करेंगे। तो उस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि इस केस में कंपनी जो रिटेन अर्निंग के थ्रू है अपने शेयर होल्डर्स को मतलब अच्छी जगह पैसा लगाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए और वेल्थ जनरेट कर सकती है। तो इस केस में वो चाहते हैं कि कंपनी अपने पास सारा पैसा रखे और ऑप्टिमम पे आउट रेशो कितना होगा वहाँ पे 0 होगा। फर्म शुड नॉट पे एनी डिविडेंड, है ना। और क्यों कहा उन्होंने ऐसा, इसलिए कहा क्योंकि अगर कंपनी उस टाइम उनकी ग्रोथ अच्छी है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उनका ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो कंपनी अच्छे डिसीजन ले रही है, अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि वो इन्वेस्टर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए और अच्छी मतलब वेल्थ, अच्छा पैसा और बना सकती है। फिर उन्होंने बोला डिक्लाइनिंग फेज व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन के। अब यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो गया है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शेयर होल्डर अर्न मोर इफ डिविडेंड आर पेड एंड री इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। अब इस केस में बोल रहे हैं कि अगर आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया है तो इस केस में वो चाह रहे हैं कि कंपनी डिविडेंड पे करे अपने शेयर होल्डर्स को 100%, जिससे कि वो अपने पैसे को कहीं और लगाएं और वहाँ से अच्छा पैसा अर्न कर सकें। ठीक है, तो इस केस में उन्होंने बताया कि ऑप्टिमम पे आउट कितना है, 100% है। फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट। वहीं उन्होंने बताया कि इफ़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर इज इक्वल टू के, यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस, एनी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल। कि अब यहाँ पे अब कोई इम्पैक्ट नहीं है तो एनी पे आउट रेशियो विल बी ऑप्टिमल, तो आप अपने तरीके से उसे कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 फेजेस बताए, कौन कौन से, ग्रोथ फेज, डिक्लाइनिंग फेज एंड नॉर्मल फेज, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। फिर उन्होंने फॉर्मूला बताया कि करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इक्वल्स टू डिविडेंड आप कितना पे कर रहे हैं डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट में ई माइनस ई मतलब अर्निंग पर शेयर एंड डी डिविडेंड पर शेयर, है ना, वही डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप इसे याद रखेंगे। और हमें यहाँ पता है सारी टर्मिनोलॉजी कि मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा डिवाइड बाय इक्वल्स टू
डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस आर ब्रैकेट में ई माइनस डी डिवाइड बाय के स्क्वायर। सो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस तरीके के ही न्यूमेरिकल मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अ कंपनी हैज, यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज़ है आपके पास, डिविडेंड पर शेयर कंपनी 5 रुपये दे रही है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है और आपका रिटर्न कम, देखो कम है यहाँ पे 10% है। तो वोल्टर फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आपका होगा, तो उन्होंने पुट किया है प्राइस ऑफ शेयर इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस आर, ये है हमारा ई माइनस डी और डिवाइड बाय के स्क्वायर। तो आपका प्राइस निकल के आया शेयर का 104 रुपीज़। इस तरीके से आपके चलते हैं। इसके क्रिटिसिज्म क्या थे कि नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है ना, सारी फाइनेंसिंग हमने अजम्पशन में पहले ही बात की, जो अजम्पशन थे उन्हीं को हमने वहाँ पे वो बना दिया है, क्या बोलते हैं, लिमिटेशन। यहाँ पे देखो ओनली इंटरनल फाइनेंस, रिटेन अर्निंग की बात की थी, इतनी कंपनी का अपना पैसा है उतना ही रखेंगे। तो इसका क्रिटिसिज्म है कि क्यों हम बाहर से पैसा नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ये क्रिटिसिज्म हो गया। कॉन्स्टेंट आर एंड के अनरियलिस्टिक है ना, ऐसे ही अनरियलिस्टिक डिविडेंड रिकमेंडेशन कि आप अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आप 100% पैसा अपने पास रख लो। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आपको पैसा डिविडेंड के तौर पे आप पैसा चाहते हैं कंपनी से कि आपने पैसा लगाया तो थोड़ा बहुत तो पैसा आपको मिले, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, कंपनी 100% अपने पास रखे व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन के। ऐसे ही अनरियलिस्टिक कैपिटल मार्केट अजम्पशन, इन्होंने बोला कि नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और मार्केट इज़ परफेक्ट कैपिटल, है ना, सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी चीज़ें सब हैं, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो टैक्स, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो ये सब कुछ इसके क्रिटिसिज्म थे। अब देखते हैं गार्डन थ्योरी ऑन डिविडेंड पॉलिसी, इसका दूसरा नाम है वर्ड इन हैंड थ्योरी। ये दोनों हमें नाम याद रखने हैं, वर्ड इन हैंड थ्योरी, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स के साथ यूजीसी बहुत खेलता है, थ्योरीज के दूसरे नाम दे देता है, फिर वो पूछ लेता है आपसे कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो हमें ये नाम याद रखना है, वर्ड इन हैंड थ्योरी। तो गार्डन ने भी अपना जो थ्योरी दिया वो था रिलेवेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना। सो गार्डन थ्योरी इज dividend relevance theory. It states that current dividend are more valuable to investor than the future gains because they reduce uncertainty. इन्होंने बताया कि जो कस्टमर है, जो शेयर होल्डर्स है, वो प्रेजेंट में जो उसका डिविडेंड मिल रहा है उसको वो ज़्यादा वैल्यूएबल मान रहा है इन कंपैरिजन टू कि फ्यूचर में कोई ग्रोथ होगी, उसे कैपिटल गेन होगा तो उसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मानते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको लगता है कि उनको पैसा जो आज मिलने वाला है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है देन द फ्यूचर कैपिटल गेन। फॉर दिस रीजन डिविडेंड पॉलिसी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म। तो उन्होंने इसी लॉजिक के बेस पर कहा कि जो फर्म की डिविडेंड पॉलिसी है वो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को इन्फ्लुएंस करती है। Garden develop a model that shows how dividend payout along with relationship between internal rate of return and cost of capital। तो उन्होंने उन्हीं दो टर्मिनोलॉजी को लेकर बताया और रिलेशन डेवलप किया, है ना। सो बिकॉज इन्वेस्टर प्रेफर सर्टेन करंट डिविडेंड ओवर सर्टेन फ्यूचर गेन, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज वर्ड इन हैंड थ्योरी। क्योंकि आप करंट में अपने पैसे को अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वर्ड इन हैंड थ्योरी से हम बोल रहे हैं कि आप फ्यूचर पे क्या गेन करेंगे क्या लूज करेंगे उस पर आप नहीं जाना चाह रहे हैं, पैसा अभी आपके हाथ में, वर्ड आपके हैंड में ही है। सो इनके कुछ अजम्पशंस हैं। नो डेट फाइनेंसिंग, वही आप यहाँ पे सारी इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग कर रहे हैं, है ना। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, रिटेन अर्निंग के थ्रू आप सारा, वही सेम, दोनों सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग कर लिया है। परपेचुअल अर्निंग वही लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका। नो कॉरपोरेट टैक्स, कॉन्स्टेंट रिटेंशन रेशियो, यहाँ बी के बारे में बात कर रहे हैं, रिटेंशन रेशियो आगे देखेंगे, ठीक है। और इस रिटेंशन रेशियो को हम मल्टीप्लाई करते हैं जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से, तो एक ग्रोथ फैक्टर निकल के आता है। इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया ग्रोथ फैक्टर का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मस्ट बी ग्रेटर देन दी ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे अब इन्होंने ग्रोथ रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो टर्म के साथ डील कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इन्होंने एक अपना फार्मूला दिया, ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है कि करंट प्राइस ऑफ द शेयर इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर इक्वल्स ब्रैकेट में 1 माइनस बी, वी क्या है, रिटेन अर्निंग रेशियो है आपका, वही के
माइनस जी। के क्या है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जी क्या है ग्रोथ फैक्टर। और हमने जी अभी देखा था जी क्या है, जी इक्वल्स टू बी इंटू आर है ना। तो बी हमारा क्या है, रिटेंशन रेशियो है। तो 1 - बी क्या हो जाएगा, पे आउट रेशियो हो जाएगा। 1 - बी की कितना पे आउट कर रहे हैं, है ना, पे आउट रेशियो। 1 - बी इज पे आउट रेशियो। सो अगर हम फॉर्मूला याद रखेंगे तो ई पी एस 1 - बी के माइनस जी। तो जी क्या है ग्रोथ फैक्टर और जी इक्वल्स टू बी इंटू आर, और बी क्या है हमारा रिटेंशन रेशियो। अगर हम देखें एक न्यूमेरिकल के थ्रू तो आपका ई पी एस इज 15%, रिटेंशन रेशियो इज 70%, दैट मीन 0.70। तो पे आउट कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था 1 - बी कर देते उसे पे आउट बोल देते हैं। तो पे आउट कितना हो गया, और ये 30 है, 70% है तो 30% होगा तो 0.30। ग्रोथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, ग्रोथ फैक्टर इज 10%। तो यूजिंग गार्डन फार्मूला हमने अभी बात की थी, क्या था, ई पी एस पी इक्वल्स टू ई पी एस 1 - बी डिवाइडेड बाय के माइनस जी। तो ई पी एस की वैल्यू 15 है आपके पास, और 1 - बी क्या होता है पे आउट रेशियो। तो पे आउट रेशियो कितना 30%। या आप इस यहाँ पर सीधा सीधा रखेंगे तो 1 - 0.7 वो भी 30% आएगा, 0.30 ही आएगा। वहीं के की वैल्यू कितनी है 0.12 एंड ग्रोथ फैक्टर कितना है 0.10, है ना। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता तो हम कैसे निकालते, जी की वैल्यू बी इंटू आर, है ना, और आर हमको दे रखा होता और बी हमको दे ही रखा है, कितना है रिटेंशन रेट 70, तो ऐसे निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे हमें जी दे रखा है तो हमने पुट किया और शेयर का मार्केट प्राइस आ गया 222 रुपीज़। ठीक है, तो वही है यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन थे कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन के, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन के, देन इट इज़, आप पे आउट रेशियो कुछ भी ना दें, आप जीरो रखें, अपने पास पैसा रखें और किसी और आगे वैल्यूबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, इसे नॉर्मल फर्म बोला गया, और डिक्लाइनिंग फर्म कब बोला गया, जब आर इज़ लेस देन के। तो यहाँ ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100% है। ये आप याद रखेंगे नाम, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म एंड डिक्लाइनिंग फर्म कब होते हैं, है ना, उनमें क्या पे आउट रेशियो रह रहा है। So in criticism again same thing, unrealistic assumptions, no extra dividend financing, debt financing, equity finance अभी आप नहीं रख सकते हैं, ignore market realities। अब हमारे दो थ्योरी खत्म हो गए, कौन कौन से, रिलेवेंस वाले, है ना, जो हमने बात की थी रिलेवेंस डिविडेंड थ्योरी, वाल्टर एंड गार्डन थ्योरी। दूसरी थी हमारी डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी, एमएम थ्योरी, तो और इसको देखने वाले हैं। So Modigliani-Miller theory on dividend policy. Modigliani-Miller theory is strongest argument for dividend irrelevance concept. According to MM, the dividend policy of company has no effect on its market value or whether or the wealth of the shareholder, है ना। उन्होंने बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कैसे डिविडेंड पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी वो जो कंपनी की ओवरऑल वेल्थ है, शेयर होल्डर की वेल्थ है, उस पर उन पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है मार्केट के शेयर प्राइस पे, कंपनी के शेयर प्राइस पे। इन्वेस्टर डू नॉट अटैच इम्पोर्टेंस टू कंपनी डिविडेंड हिस्ट्री, बट द मैटर इज द फर्म एबिलिटी टू जनरेट अर्निंग एंड इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, कि आप प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। देयरफॉर डिविडेंड पॉलिसी इज रिलेवेंस इन वैल्यूइंग कंपनी। तो इसके क्रिक्स क्या है, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन आर आइडेंटिकल फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप डिविडेंड हो या कैपिटल गेन हो, वो आइडेंटिकल मान के चल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड ओनली अपॉन ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कंपनी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही है ना। नॉट हाउ अर्निंग आर स्प्लिट बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। Investor already know the company investment policy, therefore dividend history does not provide any additional value। तो वो कोई additional information provide नहीं कर रही होती है। इसके assumptions हैं कुछ, perfect capital market होना चाहिए, no tax, fixed investment policy, no uncertainty, investor indifference।
इससे क्या मतलब, इन्वेस्टर इंडिफरेंस मतलब वो डिफरेंस नहीं कर पाए। इन्वेस्टर आर इंडिफरेंस बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, है ना, इन दोनों चीज़ों में बता रहे हैं कि इंडिफरेंस में उन्होंने अंतर महसूस नहीं कर पा रहा है। वेदर दे रिसीव 200 एज अ डिविडेंड और 300 एज अ कैपिटल गेन, वाइस वर्सा दे रिसीव द सेम टोटल रिटर्न, है ना, तो वो इंडिफरेंस है उस चीज़ को लेकर। सो इन्होंने अपना एक फॉर्मूला बताया कि करेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लस डिविडेंड एक्सपेक्टेड divided by 1 plus cost of capital. So this is the formula of Modigliani approach. So, and these are the criticism. So go through them, and this is all for today class. Thank you. आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो गार्डन एंड वॉल्टर फार्मूला हैं, उनको आपको अच्छे से याद करना है। कल मिलते हैं।